नमस्कार। स्वागत आपका मेरे लेक्चर में। आज हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के हिंदी विषय के अधीन उपसर्ग विषय के टॉपिक के बारे में, उप विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें उपसर्ग का मतलब पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। ये दो शब्दांशों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। एक है उप, जिसका अर्थ होता है पास या फिर समीप या नज़दीक। दूसरा होता है सर्ग, इसका अर्थ होता है रचना या सृष्टि करना या फिर किसी नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का सीधा सीधा सा अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना, नए शब्द को बनाना, उसकी रचना करना। बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस भी शब्द के साथ आप उपसर्ग लगाओ उसका अर्थ अगर आपको पता हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता हो तो उसमें आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए। मूल शब्द होता है जो उसमें मूल शब्द है, मुख्य शब्द है। जैसे न्याय एक मूल शब्द है, इससे कुछ भी हटाएंगे तो हम इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये मूल शब्द है। दूसरा होता है शब्दांश, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है या फिर पीछे जुड़ता है। आगे आए तो उपसर्ग, अगर पीछे आता है तो प्रत्यय। लेकिन आज हम उपसर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसे मूल शब्द है, हमारे पास एक न्याय है जिसका अर्थ होता है इंसाफ, और इसमें शब्दांश अ इसके आगे लगाने से, जैसे यहाँ पर देखो हमने अ न्याय के आगे जोड़ दिया है, इसके पास आने से एक नया अर्थ बन गया, एक नया शब्द बन गया अन्याय, जिसका अर्थ होता है किसी इंसाफ के विरुद्ध कार्य करना, कोई भी ऐसा काम करना जो इंसाफ के विरुद्ध हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, आगे कुछ उदाहरणें और हैं। जैसे निर शब्द, निर जो शब्दांश है, अगर इसको हम मूल शब्द के आगे जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा निर्मूल। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, वर्तनी में गलती है, तो इसका शब्द बनेगा निर्मूल। अगर एक शब्द है मूल, इसका अर्थ था जड़, लेकिन इसके साथ उपसर्ग निर लगाने से क्या बन जाता है? निर्मूल। हाँ बच्चों, आपको कुछ संधि का भी ध्यान आना चाहिए, संधि के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। आगे आपको कुछ उदाहरणें ऐसी होंगी जो आपको पता लगेगा कि संधि का आपको पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, जैसे ऊपर अशब्दांश लगाने से अन्याय बन जाता है और ने शब्दांश लगाने से मूल का निर्मूल बन जाता है। तो ऐसे नए शब्द बन गए हैं। तो यानी कि इनके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है, इसलिए अ तथा निर ये दोनों ही उपसर्ग हैं बच्चों। अब ध्यान में आया, समझ में आ गया ना। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि किसी भी शब्दांश के आगे, किसी शब्दांश के शुरू में, शब्द शुरू में जुड़ते हैं, जो शब्दांश किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, उसके आगे जुड़ते हैं सामने, तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर कोई विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर दो उपसर्गों के बारे में हमने पढ़ा है, समझा है उदाहरण के माध्यम से। इसके आगे कुछ और उपसर्गों की उदाहरणें हम देखेंगे, तो ध्यान से देखना है बच्चों। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो हिंदी भाषा में है, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा में से अव्यय या शब्दांश लिए जाते हैं और किसी शब्द के शुरू में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। इसी तरह उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले कुछ संस्कृत के अव्यय हैं। अब अव्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। अव्यय होता है वह शब्दांश जिसमें आगे कोई विकार ना हो, कोई बदलाव ना ला सके हम। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है अ से क्या और छोटा रूप हम लगा सकते हैं? कोई नहीं। जैसे निर, अन्न,
ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश उनको अव्यय बोलते हैं जिसमें कोई आगे से और विकार ना हो। और इसी तरह तीसरे नंबर पर है हिंदी के उपसर्ग, और आखिर में है विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तो उदाहरणों के साथ हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले कुछ उदाहरण हम करेंगे, उसके बाद बच्चों आपका काम होगा कि आपकी हिंदी की व्याकरण की किताब में से पाठ 7 खोलें और उनका अभ्यास करें। तो मैं कुछ उदाहरणें आपको देता हूं। जैसे सबसे पहला शब्द है उपसर्ग है अति। इसको आप शब्दांश कह सकते हो, यह शब्दांश है, इसी को हम उपसर्ग बोलते हैं क्योंकि यह रिक्त शब्द के साथ इससे शुरू में आया है। अति उपसर्ग लगाया हमने किस शब्द के साथ? रिक्त के साथ। रिक्त का अर्थ खाली था, अति होता है अधिकता, ठीक है ना, अतिरिक्त, उसके अलावा कोई और। ऐसे ही अति उपसर्ग अगर हम शय में लगाएंगे तो इसका शब्द बनेगा अतिशय। इसी तरह कुछ और उदाहरणें आपके सामने हैं, ध्यान से देखो। मैं ऊपर कर लेता हूँ, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये उदाहरणें आपके सामने पूरी आ जाएं। देखिए, अति, ये उपसर्ग है हमारे क्रमण, अतिक्रमण। ऐसे ही अतिसार। ये आसान सा, सिंपल सा, साधारण सा, समझने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी उपसर्ग क्या होता है और कैसे। बस मूल शब्द की आपको पहचान होनी चाहिए। आप उसमें से उपसर्ग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मूल शब्द, अब इसमें देखिए आप अतिरिक्त है, जैसे अब मूल शब्द कैसे देखेंगे आप? अब आप अ निकालिए पहले। आपको लगता है कि अ भी तो उपसर्ग हो सकता है जी। देखिए अब आपको खुद क्लियर हो जाएगा। खुद क्लियर करेंगे आप। जिस शब्द का कोई अर्थ होगा मूल रूप में जो शब्द आए, अब तिरिक्त, अगर हम तिरिक्त पढ़ेंगे, तिरिक्त, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। इसके अलावा अगर हम यानी कि अति छोड़कर रिक्त पढ़ते हैं तो साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मूल शब्द है रिक्त है और उपसर्ग है जो अति है। ऐसे ही कुछ और देखिए विशेष बातें आपको ध्यान से देना है, जिसके ऊपर ई, दोनों रूप ई से परे, अगर इससे पहले देखो यहाँ पर त को कौन सी मात्रा लगी है? ई। अगर इसी तरह कोई बड़ी मात्रा वाला उपसर्ग भी आ जाए तो उससे परे यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यानी कि ई और ई के अलावा कोई और स्वर आए, इन दोनों स्वरों के सामने अगर कोई इससे अलावा और शब्द आता है तो य बन जाता है। ये हिंदी में संधि होता है। इसको हिंदी की संधि के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो ई का य बन जाता है। अब इसी तरह से कुछ और उदाहरणें हैं जिसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए नीचे हम पढ़ते हैं, हमारे सामने पहली उदाहरण है अति। अब इसमें त के साथ कौन सी मात्रा आई है? छोटी ई, जिसको आप छोटी ई बोलते हो। छोटी बड़ी तो वैसे कोई नहीं होता, इनकी आवाज़ें छोटी बड़ी होती हैं, जैसे ई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ई की मात्रा है, त में ई है। अगर किसी स्वर व्यंजन से स्वर निकाल दिया जाए, यहाँ पर त में से अगर ई निकाल दी जाए तो ये आधा स्वर रह जाता है। आपको पता होना चाहिए, आधा व्यंजन रह जाता है, सॉरी। इसी तरह अगर इसमें ई लगाएंगे तो ये बनेगा ती। तो ऐसे ही देखो ध्यान से, अगली उदाहरण, इसी उदाहरण में अति उपसर्ग है जो मूल शब्द अंत में जोड़ दिया जाता है। अब आप के सामने वही हो गया ना भी, ये अति और अंत क्यों नहीं बना सर? ये अत्यंत क्यों बन गया? ये नया शब्द ऐसे कहाँ से आ गया एकदम? ये संधि है, संधि के नियम हैं। यदि ई के सामने कोई और स्वर आएगा तो ई का य बन जाता है, और क्योंकि ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, तो ये वैसे की वैसे ही य के ऊपर लग जाएगी। ठीक है ना, अत्यंत। ऐसे ही यहाँ पर भी ई है और इसके सामने आ गया
तो इसका या बन जाएगा। अगर इधर छोटी ई है, इधर उसके सामने ऊ है, तो यू बन जाएगा। जो भी आगे स्वर आएगा य में उसकी मात्रा जुड़ जाएगी, सीधे सीधे शब्दों में। क्योंकि संधि आपको शायद समझ ना आए इतनी जल्दी, ये नियम बस इतना ध्यान रखो। एक बात को ध्यान से देखो, दोबारा मेरी तरफ गौर करना है। यदि उपसर्ग में अंतिम स्वर देखना है, अपने अंतिम कौन सा है, ई है, यहाँ पर ई स्वर की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। उससे आगे मूल शब्द कोई भी है, उसका हमने पहला अक्षर देखना है, पहला वर्ण देखना है। यदि वो ई के अलावा कोई और स्वर हो तो क्या हो जाता है, पहले वाली ई जो कि त में लगी हुई है, वो ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, य में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि यह स्वर के बिना नहीं बोला जाएगा। इसमें देखो, पहले में अंत अंग है, ऊपर तो अंग लग गया। दूसरे में आ है तो य का स्वर मिलके या बन गया। और तीसरे में देखो ऊ है, तो इसी तरह य का इसकी मात्रा लग गई ऊ की, यू बन गया। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणें आपको दी भी हैं कि ई के साथ ये आए तो क्या बनता है। ई का हमने क्या बनाना है, य। ई का क्या कर देना है, य। साफ साफ ई छोटी हो या बड़ी हो, कोई बात नहीं, कोई भी हो। ई यहाँ पर बड़ी ई भी हो सकती है। इनका य बनेगा और उसमें आगे जो स्वर है उसी की मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे ई में य में आ है तो आ, य के साथ आगे ऊ आया तो यू। अब मेरे साथ हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा ये कि कैसे परिवर्तित हुआ। यहाँ पर उपसर्ग हैं ये वाले अति, और मूल शब्द में इनका देखो अति अंत। अब इसमें अत्यंत, अति आचार अत्याचार, अति उत्तम अत्युत्तम। अब आप सोचोगे आधा तो कहाँ से रह गया। देखो बेटा, अगर किसी, मैंने पहले ही बताया है, किसी व्यंजन में से स्वर निकल जाता है तो वो आधा रह जाता है। अब यहाँ पर अ पूरा है और त आता है, क्योंकि ये वाला ई जो मात्रा लगी हुई है ये अगले स्वर के साथ मिलकर उसका रूप बदल गया है। अति आचार है जैसे, ठीक है। अब इसमें से हमने ई निकाल दी तो अत रह गया, ठीक है। और आगे आ है तो ई का य बन गया था। ई का क्या बन गया था बच्चों, य। ई का क्या बना, य। इसीलिए देखो ई निकल गई, त रह गया और ई का बन गया य, ठीक है। और इसमें आगे आ है तो इसको आ की मात्रा लगी अत्या। ये चार ऐसे कैसा इसके सामने आ जाएगा, इससे बनेगा अत्याचार। मेरे हिसाब से अब क्लियर है। अब बस कुछ उदाहरणें और देख लेते हैं हम इसकी, ताकि आपको और समझ आ जाए अच्छे से। एक अगला शब्द है अधि। अधि की कुछ उदाहरणें दी हुई है नीचे, जिसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग के साथ कार, अधिकार, अधिभार, अधिभार। बस आपको उपसर्ग की पहचान होनी चाहिए। अधि प्लस नायक, अधिनायक, अधि प्लस कृत, अधिकृत, ठीक है। ध्यान आई। इसमें मेरे ख्याल समझने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको समझना भी है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा। दूसरी आगे और उदाहरणें हैं। विशेष आई, उपसर्ग, ऐसे ही और उपसर्ग हैं, अधि, अयन। अब देखो वही पहले वाली आपका नियम लागू हो गया। यहाँ पर ई है, ई के सामने अ स्वर आ गया तो ई का हमने य बनाना ही बनाना है और उसमें वो स्वर जुड़ जाएगा जो है। यहाँ पर अ है तो अ जुड़ गया, और यहाँ पर आ है तो यहाँ पर या बन गया। देखो, और ये ध आधा रह गया क्योंकि इसमें से ई निकल कर उसका क्या बन गया, य। अध्यादेश, अध्ययन, ठीक है। आगे देखो, जब दो समान स्वर छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व छोटे को कहते हैं, दीर्घ बड़े को कहते हैं, पर हो एक समान। जैसे एक समान कौन से वाले हैं, अ आ, ये एक समान है। ई ये एक समान है। ऊ एक समान है। ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बस इधर छोटा हो या उधर छोटा हो,
इधर बड़ा हो या उधर बड़ा हो, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हो समान स्वर, जब आपस में मिले तो वे दीर्घ स्वर ही बन जाते हैं। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अब साधारण सी बात है कि अगर इसको अब ट्रिक के माध्यम से देखें, याद रखने का फार्मूला देखें, क्या बनेगा। अब मान लो एक परिवार में एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, ये दोनों एक साथ भी हैं, तो किसकी चलेगी, परिवार में किसकी चलती है, बड़े की। बस अगर ये आमने सामने आ भी जाते हैं, बड़ा इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चलेगी किसकी, बड़े की। यानी कि आमने सामने समान स्वर आ जाएं, एक जैसे स्वर हों, वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बनेगा बड़ा। इधर देखो ई और ई जुड़कर ई बन गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी स्वर हो पर समान हो तो वो दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में इधर देखिए बेटा, ध्यान से देखना है, अधि ईश, अधि ईश, अधीश। अब छोटी की मात्रा थी यहाँ पर जाके इसमें ई और जुड़ गया तो ये बड़ी बन गई, अधीश। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, ऐसे ही अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे, ये अनु उपसर्ग के साथ यहाँ पर कुछ उदाहरणें दी हुई हैं। ठीक है, आप देख लेना है। हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। अनुशासन, अनुशासन, अनुग्रह, अनु प्लस ग्रह, अनुग्रह। ठीक है, अनुरोध, अनुरोध। मूल आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग की पहचान। आपको उपसर्ग दिए जाएंगे पेपर में या शब्द दिए जाएंगे और नया शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप मेरे ख्याल से आसानी से अब बना देंगे। उसके बाद देखिए अप, जो अप उपसर्ग है, इसकी कुछ उदाहरणें हैं। इसका अर्थ बनता है अनुचित किसी शब्द के साथ, बुरा, हीन, विपरीत। हीन छोटा होता है या उल्टा भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अप उपसर्ग के साथ मूल शब्द है यश, इसमें अगर आप ये लगा देंगे तो अपयश हो गया। जैसे यश होता है प्रसिद्धि, कीर्ति। ठीक है ना, और अप लगा दिया इसके साथ, अपयश हो गया, तो इसका मतलब हो गया शर्मिंदगी या फिर उसका यश से विपरीत। ठीक है ना, ऐसे ही अप कीर्ति, कीर्ति भी मशहूरी होता है, प्रसिद्धि होता है किसी की, गाथा, गाना जैसे कहते हैं। अप लगाकर अप कीर्ति हो गया, उसको बर्बादी की तरफ ले गया उसको। अप शब्द, शब्द शब्द ही होता है, कोई भी शब्द अगर इसके नीचे अप लग गया तो अप शब्द, बुरा शब्द कोई। ठीक है, ऐसे ही अपवाद। और नीचे कुछ उदाहरणें हैं। अभी, ये हमारा उपसर्ग है अगला, अभी। इसके साथ ये 4 उदाहरणें हैं। इसका अर्थ है समीप या निकट। ये आप जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे भी अभिनेता में मूल शब्द कौन सा है, नेता। क्लियर हो रहा है ना। यान, जहाज या फिर बात, कोई भी आंदोलन, अभियान। नेता में अभी, अभिनेता। अभी उपसर्ग अगर शाप में जोड़ देंगे तो अभिशाप। अभी मूल शब्द मान के साथ जोड़ेंगे तो अभिमान। ठीक है, नीचे और कुछ अभी के उदाहरणें हैं। अब देखो वही पहले वाला जो हमने पहले किया था नियम, वो आ गया आपके सामने। ई के आगे इससे भिन्न स्वर आ गया, आ, तो बन गया य, या, क्योंकि ई य में बदल गया। यहाँ पर ई के सामने इसका समान स्वर आ गया, तो ये अब य में नहीं बदलेगा ई, क्योंकि इसी जैसा है, तो सिर्फ ये दीर्घ स्वर में बदल जाता है, बड़े स्वर में बदल जाता है, ई। ठीक है, अभी प्लस ईष्ट, अभीष्ट। ठीक है, आगे देखिए कुछ और उदाहरणें हैं। अब बुरा, हीन, नीचे, उप छोटा। जैसे अवगुण, अब प्लस शेष, अवशेष। ऐसे ही अवहेलना, अवहेलना, अवनीति, अवनीति। ये ऐसे ही और कुछ शब्द हैं, उदाहरणें हैं। मेरे ख्याल कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है आपको समझना। ये मूल शब्द हैं। इसमें दान, जीवन, मरण, रोहण।
इसमें मूल शब्द में अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो बस ऐसे ही आदान, आजीवन, आमरण, आरोहण, बस इसमें आपको पहचान होनी चाहिए उपसर्ग की, और उसको कैसे जोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। कुछ नियम हैं, कुछ संधि के नियम होते हैं, कुछ संधि के बारे में आप थोड़ा पढ़ोगे, जानोगे, आपको कुछ पता भी हो शायद, क्योंकि आप छोटी कक्षाओं से भी नए शब्द करते आ रहे हैं अपनी। तो कोई भी बच्चा अगर थोड़ी सी भी गौर करेगा, थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो इसको आसानी से कर सकता है। देखिए ध्यान से, अगला नया शब्द, नया एक उपसर्ग है हमारे सामने, उत। अब इसको हम नीचे हल लग गया तो हलंत लग गया तो इसको हम आधा त बोलते हैं। आधा त, आधा स्वर आधा व्यंजन कोई भी मुंह से स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर त हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे। तो अब बोलोगे आप कहोगे कि फिर इसको बोलेंगे कैसे, तो ऊ बोला, लेकिन त बोलने से हमें रुकना पड़ेगा। जहाँ पर त शब्द बोलते हुए जीभ लगती है, बस वहीं पर जीभ लगाते ही रुक जाना है, जैसे उत। अब ऐसे ही देखो, उत उपसर्ग, उत्कंठा, उत्कंठा। अब देखो, त बोलने से सिर्फ जीभ लगेगी त बोलते समय, उत, और कन आगे कं आ जाएगा, उत्कंठा, उत्कंठा। ठीक है, समझ आ गई मेरे ख्याल आपको। यहाँ पर उपसर्ग हैं उत, उत। मैं जानबूझ के त का उच्चारण कर रहा हूँ तो आपको आपकी सुनाई दे, आपको समझो, उत, नहीं तो इसका सही उच्चारण है उत, उत। हाँ, ऐसे ही कंठा, उत्कंठा, और थान में जुड़ने से उत्थान, पाद में जुड़ने से उत्पाद, और खनन में जुड़ने से उत्खनन। आगे कुछ और इसी तरह के मूल शब्द हैं, गम, हार, चारण और लेख। इनमें भी अगर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे से ऐसे बनते हैं। अब यहाँ पर संधि के कुछ नियम हैं, व्यंजन संधि आई यहाँ पर, पहले स्वर संधि के थे, आगे व्यंजन संधि के हैं। यदि त के बाद इसी के वर्ग का, यानी कि क वर्ग का, इसी के वर्ग का कोई अक्षर आता है, सॉरी, इससे विपरीत वर्ग का, किसी और वर्ग का, क वर्ग का आए तो त का क्या बनेगा, द। अगर ह आए तो त का फिर भी द बनता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, एक बात और देखना, यदि त के सामने ह आ जाता है तो त का क्या बनेगा, ह को ध हो जाता है, उद्धार। देखो, त का तो ध बना ही है, लेकिन ह का भी ध बन गया है, उद्धार, उत्हार, उत प्लस हार, उद्धार। ऐसी कुछ ही उदाहरणें हैं जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। यदि त के आगे, त आधा त के आगे च शब्द आ जाता है, च वर्ण आ जाता है, तो च आधा हो जाता है, तो आधा है ही है। अब च आधा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसे, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण। अब त का क्या हो गया, जो आगे व्यंजन है, जो आगे वर्ण है, वही आधा हो जाता है। च आ गया तो आधा च बन जाएगा, तो है जो आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इधर, उच्चारण, चारण ऐसे का ऐसा है, और त किस में बदल गया, आधे च में। तो किस में बदल गया, आधे च में। यहाँ पर देखिए नीचे, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ऐसे ही यदि त के आगे आधे त के बाद आधा ल आ जाता है तो ल भी आधा हो जाता है। जैसे उधर त का आधा च हो गया था क्योंकि आगे सामने च आया था, और इधर सामने अगर ल आ जाता है तो त का, आधे त का किस में बदल जाता है, आधा त आधे ल में। ऐसे ही देखिए, उल्लेख,
प्लस लेख उल्लेख। लेख ऐसे कैसे पूरा लिखना है, क्योंकि इसके पहला अक्षर ल है तो इस त का ल बन जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे ही उपसर्ग है और ये कुछ मूल शब्द हैं, कार, उपकार, उपग्रह, उपग्रह, ऐसे इसमें मेरे ख्याल कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। जिसमें कोई नियम काम नहीं करता तो उसको तो आप आसानी से कर ही सकते हो। जैसे अब इधर देखो, वही नियम है, दुत ये उपसर्ग है, आचार, दुराचार। अब र में यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, लेकिन आगे इसके स्वर आ गया आ, तो सीधी सी बात है, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है तो उसकी मात्रा उसमें जुड़ जाती है, दुराचार। ऐसे ही, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। र के साथ आ आया तो उस पर रा बन जाता है। आगे कुछ और उदाहरणें ऐसे ही देखो, दुर्नीति, दु प्लस नीति, दुर्नीति। ऐसे ही दो प्लस घटना, दुर्घटना। ऐसे ही 10। अब यहाँ पर देखो आधा स है और इसके सामने पूरा स है, तो इस क्या हो गया, दुस्साहस। ये ऐसे कैसे ही लिख दिया जाता है, जो आधा स है वो पूरे स में पूरे के साथ जुड़कर ये इस कुछ इस तरह का रूप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, दो व्यंजनों का एक साथ आ जाना। अगर आधे स के आगे, ठीक है, स आ जाता है, सॉरी, तो वो उसी का ऐसे के ऐसे ही इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे अगले में भी है दुस्साध्य, दुस्साध्य, ठीक है। लेकिन यदि आधे स के बाद उसके सामने च आ जाता है तो इस स जो पहले वाला स आधा था वो इस वाली श में बदल जाएगा। जैसे नीचे है दुष्चरित्र, दुष्चरित्र का दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, ठीक है। इनके आगे इसके नियम भी लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। तो नीचे ऐसे ही बहुत सारी उदाहरणें हैं जो कि आपको दी गई हैं। मुझे आशा है कि आप इनको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, जहाँ पर किसी नियम का नियम हो वहाँ पर ध्यान से देखना है बस। जैसे नीचे है कुछ अभी परी, यहाँ पर भी ई है पहले और दूसरी तरफ भी पहले स्वर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नियम हैं। जो ई के साथ जुड़ा तो उसकी बड़ी दीर्घ स्वर बन जाएगा। यदि ई इससे विपरीत स्वर, इसके अलावा कोई और स्वर इसके सामने आए, जैसे आ गया, तो ये ई य में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे देखो ई प्लस आ या। ओके, क्लियर है बच्चों। तो मूल बात है, आपको उपसर्ग की पहचान होनी चाहिए कि शब्द में उपसर्ग कौन सा है और इससे कैसे जुड़ता है। ये किसी शब्द के शुरू में इसको जोड़ा जाता है, उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, प से अगर आप वैसे भी अपनी अपनी ट्रिक होती है, बच्चे तो बड़े बड़े ट्रिक बना लेते हैं। जैसे प्रत्यय आता है जो प से शुरू होता है, तो प से पीछे ऐसे अपनी एक ट्रिक बना लो भी। किसी शब्द के मूल शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग वो आगे जुड़ने वाले होते हैं। अपने आप ही याद रह जाएगा। ऊ वैसे भी अ के ज़्यादा करीब है, ओ के ज़्यादा नज़दीक है, तो आगे ऊ से आगे जुड़ने वाले, शुरू में जुड़ने वाले, और प से पीछे जुड़ने वाले, बाद में जुड़ने वाले। ऐसे ही प्रति, कुछ और उपसर्ग हैं। ठीक है, प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ऐसे ही उपसर्ग नीचे है, प्रत्येक, प्रत्येक। अब देखो ई में ए जुड़ा है, ई में ई का क्या बना, य, और यहाँ पर ए है इसलिए ये। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मात्रा जुड़ गई, इसमें इस वाली की मात्रा इसमें जुड़ जाती है य में। ई का तो य, ई का तो क्या बना, य आधा। अगर इसमें ए स्वर जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है ए बन जाएगा। क्लियर है ना।
हाँ, तो आगे इसी तरह कुछ और उदाहरणें हैं, मेरे हिसाब से आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए कुछ जो समझाने वाली बात है। यहाँ पर सम उपसर्ग है, इसके आगे कुछ मूल शब्द हैं जिसके साथ जुड़ा है। देखो ये अनुस्वार में बदल जाता है यदि इसके सामने ये शब्द जैसे क, संकल्प, सम, ठीक है, ऐसे ही सम हमेशा म किस में बदल जाता है, म को अनुस्वार हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन यदि म से पूर्व म हो फिर अनुस्वार में नहीं आएगा। लास्ट वाली उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, लास्ट वाली उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। अब म है इधर भी आधा और इसके बाद भी म आ गया, तो इस वक्त ये जो पहले वाला म है वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा बल्कि द्वितीय स्वर बन जाएगा। द्वित्व यानी कि दूरा, पहले आधा म फिर पूरा म, इसको बोलते हैं द्वित्व। संयुक्त व्यंजन भी आप बोल सकते हो आप, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसके सामने म ना आए बस। अगर म नहीं है, कोई भी और व्यंजन है तो इस म का अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन अगर म के आगे म आ गया तो ये द्वितीय हो जाता है, दो बन जाते हैं, आधा म प्लस पूरा म, ठीक है, ऐसे जैसे सम्मति, सम्मति। आगे कुछ और उदाहरणें हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी हैं। अव्यय, अब क्या, अविकारी पदों को अव्यय कहते हैं। यहाँ पर हमने पहले बताया था जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो, तो उनको अविकारी शब्द या फिर अव्यय बोल सकते हो आप। अव्यय जिसमें कोई विकार या व्यय ना हो, परिवर्तन ना हो, बदलाव ना आए। जैसे आप उदाहरण के साथ देख ले, आज, आज में क्या परिवर्तन को, आजे, आजू, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। आज की, आज के, आज की, आजकल के, कुछ भी लगाओ, आज शब्द में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही कल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम कल स्कूल जाएंगे, वे कल स्कूल जाएंगे, गीता कल स्कूल जाएगी। कल में परिवर्तन नहीं आएगा किसी भी लिंग, वचन या कारक के हिसाब, कारक के कारण। जिस शब्द में, जिस शब्दांश में, जिस पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार ना आए, उसमें हो ही नहीं सकता, तो उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही कुछ अव्यय हैं संस्कृत के जिसको उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो अंत्र, ठीक है, र का म के ऊपर लग जाता है, यहाँ पर र का आ की मात्रा, इसमें वैसे ही जुड़ जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मूल शब्द जैसे अंतर्मन, अंतर आत्मा। अब यहाँ पर तो आप कहोगे आ कहाँ गया, आ इसमें र में जुड़ गया भाई, इस र, आधा र में आ जुड़ गया तो रा बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही अंतर्मुखी। नीचे कुछ और मूल शब्द, हिंसा, पठित, ज्ञानी और न्याय। हिंसा, पठित, ज्ञानी और न्याय, इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो अहिंसा, अपठित, अज्ञानी। यहाँ पर हम उच्चारण इसका अज्ञानी बोल सकते हैं क्योंकि हमने अपना लिया इसको, वैसे सही इसका उच्चारण है ज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञा। चलो इसको छोड़ो, फिर कभी आपने कर ही लिया होगा वर्ण विच्छेद में, 2 नंबर पार्ट था आपका वर्ण, उसमें आपने वर्ण विच्छेद में इनको अलग करना सीख ही लिया होगा। तो जिस बच्चे ने वो पाठ ध्यान से किया है, संधि की है थोड़ी बहुत, तो उसको उपसर्ग समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर है विसर्ग। विसर्ग यदि उपसर्ग में ये आता है विसर्ग, ठीक है, ये आ जाता है उपसर्ग में, ये आ जाता है विसर्ग। लास्ट में आप बोलते हो ना अंगूर, अ खाली, वो खाली होता है जो, वो विसर्ग होता है और उसकी ये मात्रा होती है 2 बिंदियों वाली, तो इसको कहते हैं विसर्ग। यदि ये आ जाता है तो ध्यान रखना अ हो, यदि विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले अ है, अध,
अध अध, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यदि अ हो और परे भी अ हो, इधर भी ग में कोई मात्रा नहीं है, परे भी अ है, तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व हो, कुछ भी हो इनमें से, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, अधो। इस विसर्ग का इन दो बिंदुओं का क्या बन जाता है, ओ, अधः। इसकी जगह क्या लग गया यहाँ पर देखो, ओ लग गया। किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ना हो, ठीक है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण हो इसके सामने परलिस में, ठीक है, इससे पूर्व अ हो, विसर्ग से, ये बात ध्यान रखना, इससे पूर्व अ होना चाहिए, विसर्ग से पहले ध, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है ध को, इससे पहले अ हो, ठीक है ना। और दूसरी तरफ परे, दूसरी तरफ अ, किसी अ भी हो सकता है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो सकता है, या फिर य र ल ब हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो तो इस विसर्ग का ओ बन जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना है बस। जैसे नीचे भी देखो कुछ उदाहरण हैं, अधमुखी, अधोमुखी, अधम पतन, अधोपतन, अध लिखित, अधो लिखित, यहाँ पर विसर्ग का ओ बन चुका है, ओ में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। नीचे कुछ और हैं, अन्न, अर्थ, अनर्थ, ठीक है। न में अ, ये यहाँ पर स्वर, यहाँ पर साफ साफ सीधी सीधी से है, यहाँ पर स्वर जुड़ चुके हैं इनमें, बस और कोई नया परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे नीचे कुछ और उदाहरणें हैं, ठीक है ना। उपसर्ग अलम और कार में जुड़ के अलंकार, वो आपको पहले ही पता था, यदि इधर म हो तो उसका हमने अनुस्वार बना दिया था। इधर से देखो कुछ उदाहरणें इन्होंने दी हुई हैं, यदि म से परे क, भ, य, र, ल, भ, श, ये ऐसा इतना कुछ भी हो तो इसका अनुस्वार हो जाता है। नीचे भी इसकी यही उदाहरण है। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप ध्यान से सुन रहे होंगे। बाकी आप अपनी कक्षा की किताब, जो पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है, उसमें से इनको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यदि ना समझ आए तो दोबारा भी आप, मेरा यूट्यूब लिंक है संस्कार सियाराम के नाम से, उसके ऊपर आप इसका वीडियो देख सकते हैं और उसके कमेंट में मुझे लिख कर दे दें, या फिर और लेक्चर आपका तैयार कर दिया जाएगा। आगे इसी तरह कुछ और उदाहरणें हैं। कु ऐसे उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुत्र, प्रथा, विचार के सामने अगर कु उपसर्ग आ जाए, कु, तो कुपुत्र, कुप्रथा, कुविचार, कुक्रम, ठीक है। ऐसे ही कुछ और नीचे उदाहरणें हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको ध्यान से पढ़ लेना है। ये पहले ही है, संस्कृत के प्रत्यय के जो उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनके साथ कुछ उदाहरणें भी दी हुई हैं। जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो अ पहले आता है, फिर अध, अन, उन, ऐसे, पर इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनके नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपको उपसर्ग के बारे में पता चल गया होगा। कुछ उर्दू के उपसर्ग भी हैं, हमारी हिंदी की किताब में हैं, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये उर्दू भाषा से लिए हुए शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं, सॉरी उपसर्ग हैं ये वाले, इधर वाले, ठीक है ना। जैसे अल और निश्चित में, ठीक है ना, इसका अर्थ बनता है निश्चित, कम, थोड़ा। आप देखो इधर जोड़ा है अल बत्ता, अल गर्ज, अल बेला, ठीक है ना। इसी तरह कम उपसर्ग है, वो जोड़ा गया कम जोर, कम जोर, कम सिन, कम बख्त, कम बख्त, कम उम्र, कम उम्र, ठीक है ना। ऐसे ही ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या होता है अब आपको समझ आ गया होगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के
शुरू में जुड़ता है, ये तो इनके अर्थ हैं, इसको छोड़ दो। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है और उसका अर्थ में विशेषता लाता है या परिवर्तन लाता है। जैसे बेला मूल शब्द है, इसके आगे इसके शुरू में अल उपसर्ग जुड़ने से एक नया शब्द बना है अलबेला। क्लियर हो गया? उपसर्ग के बारे में आपको क्लियर हो गया? उपसर्ग होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के रूप में मूल शब्द के आगे या शुरू में आकर एक नया शब्द बनाता है, उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है या फिर उसके विशेषता लाता है उसमें कोई, उसे उपसर्ग कहते हैं बेटा, जो किसी भी शब्दांश या मूल शब्द के शुरू में लगता है। यहाँ पर एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया गया है, देखो ध्यान से। अब ये बात कुछ समझने वाली है। यहाँ पर दो उपसर्गों का एक साथ भी प्रयोग किया गया है। अ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, ठीक है, और मूल शब्द है आश्रित। अब देखो अ भी है और प्रति भी है, अप्रत्याश्रित। अब ई का यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर त के साथ ई कहाँ गई? वो ई का य बन गया बेटा, वो हमने पहले भी नियमों में पढ़ा है। वी और आ दोनों वर्ण ई का आ गया, या बन गया। अगर वी व में से ई निकलेगी तो व आधा रह गया था। वी आ व्याकरण, अप्रत्यक्ष, यहाँ पर वही नियम लागू हो रहा है हर जगह पर। ई के सामने अगर दूसरा स्वर आता है तो ई य में परिवर्तित हो जाती है। अगर आमने सामने समान स्वर आते हैं तो वो दीर्घ यानी कि बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर क्लियर हो गया? आगे अभ्यास के शब्द हैं, आपकी पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, ठीक है। मूल शब्द व उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए, आपको कहा गया है। तो अति कोमल, इसमें आपको देखो मूल शब्द पहचानना है बस। अब आप देखोगे, मैं एक दो शब्द को ऐसे देता हूँ। यहाँ पर कोमल मूल शब्द साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि आप कहोगे भी इसमें अ है जी उपसर्ग, क्योंकि अ भी उपसर्ग होता है, तो ती कोमल शब्द है, तो मूल शब्द ती कोमल है, तो इसका क्या अर्थ है आपको पता है? कोई भी अर्थ नहीं बनता। लेकिन अगर हम कहेंगे कोमल है जो मूल शब्द है जी, कोमल नरम मुलायम, और इसके सामने उपसर्ग के रूप में अति शब्दांश है जो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग अति है और मूल शब्द है अधिक, अत्यधिक। इसी तरह और आजीवन, इसमें आ है, आजीवन साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आजीवन, ठीक है ना। अति कोमल आजीवन। इसी तरह अब यहाँ पर एक देख लिए, वो हमने जो नियम किया था अत्यधिक, ई का य बन गया और आगे य है तो य हो गया, ठीक है, अत्यधिक। बस ये आपके कक्षा की किताब में है। यहाँ पर किताब में शायद आपको अभ्यास ना मिले, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो। इसको पॉज करके वीडियो को आप अपनी किताब में इनको भर सकते हो, देख के लिख सकते हो। लेकिन लिखना तभी है यदि आपको न आए, देखना तभी है यदि आपको न आए। पहले आपने अभ्यास करना है, इसका लिखने की कोशिश करनी है, इसको समझने की कोशिश करनी है। यदि न आए तो पॉज करके इसमें से लिख लेना है। बस आज का विषय, उपविषय हमारा जो उपसर्ग, यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब मैं आपसे